दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का प्रवर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ध्यान से मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है, 25 से 30 मिनट का वीडियो है, जिसमें आपको सारा परिभाषा, थ्योरी, ठीक है, न्यूमेरिकल का थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी मिल जाएगा। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए और इसका फेयर भी आप लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मेन एग्जाम में यहीं से आता है। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का स्रोत दो तरह से के होता है, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है। तो देखिए, प्रकाश कहाँ कहाँ से आता है, यहाँ से। तो मानव निर्मित स्रोत, एक प्राकृतिक स्रोत, मतलब कि प्रकाश मानव द्वारा बनाया गया भी है और प्राकृतिक से भी आया है। तो मानव द्वारा क्या बनाया गया है? सारे बल्ब, ट्यूब, मोमबत्ती, लैंप, ललटेन, ठीक है, लैंप, दिया आदि, ये मानव निर्मित स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत क्या है? जो प्रकृति से प्रकाश आता है। तो देखिए, सूर्य, तारे आदि प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, या कभी कभी प्रदीप्त पिंड भी दे देता है यहाँ पर। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त कहलाती है। उत्सर्जित मतलब निकलता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, जैसे में सूर्य, तारे, बिजली, बल्ब, मोमबत्ती। अप्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे में टेबल, पेन, पुस्तक, पौधे आदि। उत्सर्जित मतलब निकलता है, जिसे प्रकाश नहीं निकलता है, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरण, प्रकाश के किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश की किरणों को, समूह को, जब समूह में चलता है तो उसे किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसी किरण जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए, ये अपसारी किरण पुंज है, यहाँ से प्रकाश निकला, ये फैलता चला गया। ठीक है ना। एग्जाम्पल के रूप में हम टॉर्च हो जाएगा। देखिए, टॉर्च को बारते हैं तो चारों तरफ लाइट देता है, इसलिए यह अपसारी किरण पुंज है। समांतर किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे को समांतर होता है। देखिए, ये समांतर है तो समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज जैसे में हो जाएगा स्टॉप लाइट, जो शादी में या स्टेज शो में डबल लाइट लगाते हैं और चारों तरफ ऊपर नीचे घूमता है, उसी को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ देखिए, अभिसारी किरण पुंज, वैसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। इसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिल जाएगी। देखिए, ये यहाँ इधर से आया, एक बिंदु पर मिल गया। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या चीज? लेजर लाइट। लेजर लाइट को आप सामने से देखिएगा तो पूरा इतना में से लाइट निकलेगा, ठीक है, और जाकर किसी एक पॉइंट पर मिल जाता है, कहीं पर्दा पर चाहे दीवार पर एक बिंदु पर मिल जाता है, तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। कांच, पानी, हवा आदि पारदर्शी पदार्थ है। पारभासी पदार्थ, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने पर प्रकाश एक छोटे भाग को ही अपने से होकर जाने देता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, बैलून, आंख की पुतली, रक्त, धुआं, दूध, हल्का बादल, कुहासा इत्यादि परभासी है। इसमें प्रकाश पड़ने पर एक अपने से छोटे भाग को होकर जाने देता है, उसे हम परभासी अपारदर्शी पदार्थ हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। लकड़ी, लोहा, अलकतरा, पेंट, मोटा गद्दा, रजाई, धातु का प्लेट इत्यादि अपारदर्शी पदार्थ होते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? व्हाट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट?
प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पहले इसका फिगर देख लीजिए, तब प्रकाश का नियम जानिएगा। यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले ये आपतित किरण है, कहीं से आ रहा है और दर्पण पर टकरा जा रहा है, ठीक है ना, और फिर इधर लौट जा रहा है। तो वही तो कर रहा है, प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ से ये आया, यहाँ से टकरा कर चला गया। अब जो किरण आता है उसे आपतित किरण कहते हैं, टकराने के बाद जो किरण चला जाता है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये एक समतल दर्पण है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये एक अभिलंब होता है जिसको ओ एन से दिखाते हैं। ये आप यहाँ पर देखिए, आपतित किरण अभिलंब के बीच में एक जो कोण बनता है आई कहते हैं, उसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है आर, जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब से दर्पण पर 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये कह रहा है, तो यहाँ से वही कह रहा है। देखिए, अब प्रकाश का परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल पर है, ठीक है। दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, इसको कहेंगे आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, तो दोनों क्या होता है, दोनों बराबर होता है। तो अर्थात आई बराबर आर हम कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से परिभाषा देखिए सबका, ये तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं, तो ये है आपतित किरण, मतलब कि आपतित किरण, तो आपतित किरण क्या कहलाता है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण। परावर्तित किरण, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, जो पीछे फिगर में था। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींची गई लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ये देखिए, अब आते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश के किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ये इतना बड़ा है, इसको समझ में नहीं आया, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हैं रट कर, या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, बिंब की छाया को प्रतिबिंब कहते हैं। बिंब माने वस्तु, तो वस्तु को, परछाई को ही प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी परिभाषा एग्जाम में लिख सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेगा अगर ये नहीं याद है तो, ठीक है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। और यहाँ देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। अरे, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह एक अवतल दर्पण है, दर्पण इसके बाद बता रहे हैं, यहाँ प्रतिबिंब है तो इसलिए बता दिए। अवतल दर्पण को बाहर से कलई किया जाता है। तो देखिए, ये वस्तु है, यहाँ से ये आ रहा है, ठीक है, इसका प्रकाश दर्पण पर टकराने के बाद यहाँ मिल गया। एक प्रकाश यहाँ आया है, एक प्रकाश यहाँ आया है। कोई भी वस्तु है तो शायद चारों तरफ ना प्रकाश निकलेगा, तो टकराने के बाद जहाँ वास्तव में मिलता है यही इसका ये प्रतिबिंब बन गया, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब यह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में बनता है, ठीक है। यह इसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, याद करना है। इसका जो साइज है छोटा, बड़ा और बराबर होता है, यह पर्दे पर प्राप्त होता है, ठीक है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है।
किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत या आभास होता है उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है ना। वैसा दर्पण जिसको भीतर से कलई किया गया है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये उत्तल दर्पण, ये वस्तु है, यहाँ से एक प्रकाश यहाँ गया, एक प्रकाश यहाँ आया, ठीक है। ये दर्पण है, ये देखिए यहाँ से टकराने के बाद सीधे इधर चला गया, ठीक है। यहाँ से ये एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी प्रकाश सी पर टकराता है तो सी से टकराने के पर पुनः उसी दिशा में चल जाता है, ऐसा नियम होता है, रूल होता है, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए, एक प्रकाश यहाँ या टकराने के बाद इधर चला गया, फिर एक प्रकाश और गया, ये सीधे सी पर जा रहा है, जब सी पर जाता है तो टकराने के बाद उसी दिशा में चला जाता है, ऐसे नियम होता है। तो इसका प्रतिबिंब जहाँ पर काटता है वही प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ पर तो काट नहीं रहा है, ये इधर चला गया, इधर चला गया। अब यहाँ से ये कोई आदमी यहाँ तो यहाँ है तो उसको आभास हो रहा है कि एक किरण देखिए इधर से आ रहा है, एक किरण इधर से आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, मतलब खाली कल्पना किया जाता है, इसमें प्रतिबिंब बनता नहीं है, ठीक है। तो यह हमारा क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, हमेशा उत्तल दर्पण में होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, याद रखना है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। प्रतिबिंब बनता नहीं है, खाली इसे कल्पना किया जाता है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। यह भी एक गोलीय दर्पण का बहुत बड़ा भाग होता है जिसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण जो है यह गोलीय दर्पण का ही भाग है। मान लीजिए ये गोलीय दर्पण है तो इसमें से इतना हम काट लिए, तो ये काट लिए यहाँ, तो ये सीधा हो गया, ठीक है ना, ये सीधा हो गया, तो समतल दर्पण ये बहुत बड़ा होता है, हमारा पृथ्वी से भी बड़ा होता है, ठीक है। ये दर्पण इसीलिए कह रहा है जिसकी वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी अनंत होती है। एक तरह से ये ऐनक भी हम कहते हैं इसको। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब एवं विशेषताएं देखिए, ये समतल दर्पण है, ठीक है। इसका फिगर, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, देखिए ये बिंब कहलाएगा वस्तु, ये प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बना। आभासी तथा सीधा होता है, बोले हैं ना, दर्पण और समतल दर्पण को खाली हम आभास कर सकते हैं कि कितना बड़ा है, ठीक है। जो आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता है, याद रखना है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जितना देखिए ये प्रतिबिंब है, जितना ये वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है, ठीक है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये वस्तु है उतना ही ये प्रतिबिंब की दूरी है। वस्तु की चाल से प्रतिबिंब की चाल दुगनी होती है। वस्तु अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये हिल रहा है ऐसे ऐसे, तो ये दुगना स्पीड में ऐसे ऐसे हिलेगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल से दुगनी होती है। पूरे शरीर देखने के लिए पूरे शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 मतलब आधा लंबाई के दर्पण का आवश्यकता होना चाहिए। मतलब पूरे शरीर को देखना है तो आधा दर्पण, मतलब शरीर के आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए, शीशा होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। अब पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब क्या है, तो पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब ये है, मान लीजिए हम शीशा में दर्पण में खड़ा है, तो दर्पण में खड़ा है तो इधर बायां है, ये दायां है, तो शीशा में उल्टा दिखाई देगा, ये हमारा इधर दिखाई देगा, ठीक है ना, ये वाला इधर दिखाई देगा, ये वाला इधर दिखाई देगा। मतलब कि अगर हम बायां हाथ को देखेंगे तो दाहिना हाथ दिखाएगा, दायां को देखेंगे तो बायां हाथ दिखाई देगा, ठीक है ना। ये यही पार्श्व रूप से उल्टा कहलाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल में दिया है ये आर को, ठीक है। देखिए यहाँ बायां तरफ या दायां तरफ, देखिए दायां तरफ ये निकला है, तो इस शीशा में देखें तो शीशा में देखिए ये बायां तरफ हो गया है, ठीक है। आगे देखिए गोलीय दर्पण।
स्पेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। ये गोलीय दर्पण है, ठीक है ना, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, खोखले गोले का भाग होता है। अब यहाँ से देखिए, ये गोलीय दर्पण है, तो इसको बाहर से जब रचित किया जाता है तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, अब भीतर से किया जाता है तो इसको उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ से ये पूरे लाइन को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये जो लाइन जा रहा है प्रधान अक्ष, इसको हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ये पोल होता है। अब यहाँ से ये देखिए, ये पेंट किया जाता है, ठीक है, तो इसको कलई भी कहा जाता है, रचित भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, या फिर ये वाला वक्रता हम त्रिज्या कहेंगे, ये सी को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब इसका ये इतना है तो इसका परावर्तक सतह देखिए पीछे से पेंट किया गया था, परावर्तक सतह इसका ये है, यहाँ भी ये देखिए इधर से भीतर से पेंट किया गया तो इसका परावर्तक सतह ये है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है, कौन कौन, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसे बाहरी सतह से रचित किया जाता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए ये बाहर से रचित किया गया है, मतलब इसको बाहर से पेंट किया गया है, कलई किया गया है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण वह दर्पण जिसमें भीतरी सतह से रचित किया गया है, देखिए ये भीतर से पेंट किया गया है, ये देखिए ये भीतर से पेंट किया गया है ना, तो इसीलिए इसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जो पेंट किया गया है किस चीज़ का पेंट किया जाता है, लेप किसका होता है, तो एल्युमिनियम या चांदी का, जरूरत वाला चांदी का सबसे ज़्यादा लेप किया जाता है किसी भी दर्पण में, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण को मध्य बिंदु को ध्रुव या पोल कहते हैं, ठीक है। इसको ध्रुव या पोल हम कहेंगे मध्य बिंदु को। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखिए वक्रता केंद्र ये, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले को केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है जिसकी त्रिज्या को दर्पण को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। या हम वक्रता त्रिज्या ऐसे भी बोल सकते हैं, अपना अपना डेफिनेशन है, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही होगा, ठीक है। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच को सतह को, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के लाइन को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, ये प्रधान अक्ष है, ये वाला अक्ष, तो P से C को मिलाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष कहते हैं, या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं प्रधान अक्ष को। ये देखिए प्रधान अक्ष या उसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण को ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण को ध्रुव से, यहाँ देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, प्रधान अक्ष। फोकस प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं। मतलब कह रहा है प्रधान अक्ष के आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है या जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी को फोकस करते हैं। तो देखिए ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से समांतर किरण आया, ये प्रधान अक्ष पर यहाँ मिला, इसी को फोकस दूरी किसे कहते हैं, ध्रुव से फोकस के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए ये ध्रुव है, ये फोकस है, इसी बीच को दूरी को हम ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को एफ से तथा फोकस दूरी को छोटा एफ से सूचित किया जाता है। ये फोकस है एफ से, बड़ा एफ से, आप फोकस दूरी को ये छोटा एफ से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी में संबंध, एक संबंध यहाँ देखिए, वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, ठीक है ना। दर्पण के जो ये फोकस दूरी है, ठीक है,
यहाँ देखिए कह रहा है ये दर्पण के जो फोकस दूरी है इसको वक्रता त्रिज्या के आधा होती है, मतलब ये पूरा के आधा होता है, ठीक है। इसीलिए एक फार्मूला यहाँ पर होता है, एफ बराबर r/2 त्रिज्या के आधा होता है, जहाँ हम r यहाँ त्रिज्या गुणा कर दे रहे हैं, r बराबर 2f कर देते हैं। यहाँ से एक नंबर का और क्वेश्चन आता है, दर्पण की लेंस की क्षमता, दर्पण या लेंस की क्षमता डायोप्टर से मापी जाती है, ठीक है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का किरण आरेख उपयोग एंड अंतर, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले कह देगा कि किरण आरेख बनाइए, अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, या फिर इसको कह देगा कि इसका उपयोग क्या होता है, तो उपयोग में जो यहाँ बताएंगे नीचे ये उपयोग हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को कह देगा इसका अंतर क्या है। तो सबसे पहले किरण आरेख देखिए, अवतल दर्पण कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ से एक दर्पण है, यहाँ से ऐसे ऐसे पीछे से क्या कर दिए हैं, कलई कर दिए हैं, ये प्रधान अक्ष है। अब यहाँ पर ये देखिए यहाँ से किरण आ रहा है, ये फोकस से होकर गुजर जाता है, फिर ये भी किरण आ रहा है, ये फोकस से गुजर जा रहा है, या फिर नीचे से भी किरण आ रहा है, फोकस से गुजर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से भी नीचे से किरण आ रहा है, फोकस से गुजर जा रहा है। तो इसमें यह पता चल रहा है कि अवतल दर्पण में जितना भी किरण आ रहा है सब एक ही बिंदु से गुजर जा रहा है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में देखिए ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से किरण गया और टकराने के बाद देखिए ये इधर चला गया, यहाँ से एक किरण आया टकराने के बाद ये इधर चला गया, यहाँ से एक किरण आया टकराने के बाद ये इधर चला गया, ठीक है ना। तो ये हम उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। अब दोनों में देखिए इसका दोनों का उपयोग क्या है, तो दोनों का उपयोग अंतर देख लीजिए यहाँ पर। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण को सबसे पहले अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि अवतल दर्पण में जितने भी किरण आ रहा है सब टकराने के बाद एक बिंदु पर आ रहा है। जब एक बिंदु पर आता है तो उसे अभिसारी किरण दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। अब उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। अपसारी माने देखिए टकराने के बाद ये टकराने के बाद इधर फैल गया, ये टकराने के बाद उधर ऐसे फैल जा रहा है। तो जब टकराने के बाद फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी कहते हैं। इसका उपयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर का मतलब क्या है, ठीक है, एक सौर ऊर्जा जैसा होता है, छत पर रखा रहता है, उसमें से लाइट जाता है तो ऊपर छती पर एक ऐसे चूल्हा होता है जिससे हम खाना बनाते हैं। तो यही कर अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के लिए होता है, मतलब खाना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं। आग जलाने के लिए भी किया जाता है, टॉर्च के हेडलाइट में किया जाता है, ठीक है ना। टॉर्च की हेडलाइट में करते हैं। डॉक्टर की दांतों के डॉक्टर के लिए किया जाता है इसका उपयोग। और देखिए दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ठीक है। हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसमें जो होता है अवतल दर्पण में, पीछे भी बताएं कि हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। और यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह पर्दे पर प्राप्त होता है, ठीक है। इसको पर्दे पर प्राप्त अवतल दर्पण में देखिए यह अभिसारी होता है, यह स्ट्रेट लाइट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेट लाइट जो रोड पर लाइट होता है रात में बढ़ता है उसको कह रहे हैं कि चारों तरफ फैल जाए। यह साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर मतलब कि गाड़ी ओड़ी के जब गाड़ी के यहाँ बगल में देखिएगा स्टीयरिंग जहाँ सीट होता है तो एक बगल में साइड होता है कि पीछे के गाड़ी देखने के लिए, मतलब बड़ा इमेज को छोटा इमेज यह कर देता है, इसीलिए इसका प्रयोग साइड मिरर में करते हैं। इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसमें सीधा एकदम प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा काल्पनिक होता है, ये याद रखिएगा, इसमें सीधा और काल्पनिक बनता है, यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में देखिए कैसा कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये अवतल दर्पण है, बाहर से कलई है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए जब भी कोई मतलब कि अनंत से आता है प्रधान अक्ष से, ठीक है ना, प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आता है तो हमेशा एफ से होकर गुजरता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब के कुछ नियम होते हैं। जब प्रधान अक्ष से समांतर कोई रेखा आता है
तो दर्पण से टकराने के बाद एफ से होकर चला जाता है, या फिर एफ से होकर जाता है, या फिर इसी को उल्टा एफ से होकर जाता है तो प्रधान अक्ष के समांतर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कोई भी किरण, ये किरण है, यहाँ से जब सी से जाता है, सी से होकर जाता है, टकराने के बाद सी ए पर वापस आ जाता है, यहाँ से गया इधर, टकराने के बाद इधर आ गया। फिर ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहाँ से आया इधर, सी से गया, दर्पण से टकराने के बाद सी ए से वापस चला गया। ठीक है, ये चीज़ जब कोई भी किरण पी पोल से होकर गुजरता है तो जितना डिग्री का इधर कोण बनाता है उतना ही डिग्री का इधर कोण बनाएगा। ठीक है ना, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, ये चीज़। अब देखिए अवतल दर्पण से बना, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक और आकार। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब टोटल 6 केस होता है। अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। कैसे, देखिए ये एक अवतल दर्पण है। जब अनंत, यहाँ से जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत से आती है तो बोले हैं जब अनंत से आती है तो फोकस से टकराती है, तो फोकस से टकरा गया। एक और वस्तु आया, अनंत से आया, फोकस से टकरा गया, तो जहाँ पर टकराता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है ना, तो ये इसका प्रतिबिंब है। अब इसका स्थिति लिखना है। स्थिति माने कहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, तो स्थिति फोकस पर बना, तो देखिए फोकस पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, तो यह वास्तविक होगा और उल्टा होगा हमेशा अवतल दर्पण में। ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसका आकार क्या है, तो आकार देखिए पता नहीं चल रहा है, तो अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज पर है, तो ये है पहला। वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर रखियो। जब वस्तु है हमारा, देखिए वक्रता केंद्र से बाहर है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक समांतर रेखा आया, ठीक है ना, प्रधान अक्ष के जब भी समांतर रेखा आएगा एफ से होकर गुजरेगा, एक ये है आया, एक और किरण यहाँ से गुजार दे रहे हैं। ठीक है, एफ से गुजार दे रहे हैं, तो ये यहाँ आ गया। अब देखिए दोनों का ये कटिंग पॉइंट क्या है, तो इसका ये है, इसका ये है, तो दोनों यहाँ कट रहा है, तो इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब, इसको प्रतिबिंब कहेंगे तो सी और एफ के, तो सी और एफ के बीच में बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, तो हमेशा कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यह क्या बन रहा है, इसका आकार वस्तु से छोटा बन रहा है। देखिए वस्तु ये है तो वस्तु से छोटा बन रहा है। जब वस्तु सी पर रखते हैं, जब वस्तु सी पर रखते हैं तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। यह अवतल दर्पण है, ये एक समांतर लाइन खींचे, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, एक यहाँ से फोकस से खींच रहे हैं तो यहाँ आ गया, दोनों का कटिंग पॉइंट ये है, तो इसका प्रतिबिंब यह है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब भी सी पर बन रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति तो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है ना, अवतल दर्पण में 5 को वास्तविक और उल्टा होता है, एक क्या होता है, सीधा होता है, और काल्पनिक होता है, लास्ट वाला छठवा जो बता रहे हैं ये चीज़। तो देखिए प्रतिबिंब की आकार क्या है, तो जितना वस्तु है उतना प्रतिबिंब के ये आकार बन गया हमारा। ठीक है, ये एक यहाँ से एक क्वेश्चन मतलब कि नोट है। देखिए जब प्रतिबिंब दर्पण की बाईं ओर होता है तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर इधर रहेगा, ठीक है ना, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इधर रहता है तो काल्पनिक और सीधा होता है। ठीक है, ये देखिए जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखा है, जब वस्तु हमारा क्या है, ये वस्तु है, देखिए सी और एफ के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो समांतर किरण आता है तो एफ से होकर गुजरा है, एक एफ से खींचे तो ये है, तो इसका प्रतिबिंब कटिंग पॉइंट ये है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, वक्रता केंद्र से बाहर, देखिए सी से बाहर बन रहा है ये प्रतिबिंब, यहाँ सी है तो देखिए ये बन रहा है। ठीक है, आप भी बनाकर देख लीजिएगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, तो देखिए इधर है तो हमेशा वास्तविक एन उल्टा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से बड़ा है, देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है तो बड़ा हो गया है। आगे आगे देखिए जब वस्तु एफ पर रखा है, जब वस्तु एफ पर रखा हुआ है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए यहाँ से एक हम मुख्य अक्ष के समांतर लिया, ये कट गया ये। ठीक है, यहाँ से ये लीजिए, एक यहाँ से लेकर आप पोल से ले जा रहे हैं, पोल से जाता है ना,
तो जब पोल से ले गए तो ये यहाँ कट गया, तो देखिए ये वाला है, ये वाला दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब ये कभी कटेगा नहीं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। या इसमें एक दूसरा भी हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब ये किरण नहीं लेकर एक यहाँ से किरण भी आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से एक किरण ले गए, सीधा दर्पण पर गया, टकराने के बाद बोले जब भी सी से कोई किरण लेते हैं तो सीधा जाता है, टकराने पर उसी पर आ जाता है। तो ये वाला भी एक दूसरे से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति तो इधर ही बन रहा है, मतलब लग रहा है ना कि बनेगा तो इधर ही, तो वास्तविक एंड उल्टा। ये करे इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार बहुत बड़ा होगा। ठीक, ये जब वस्तु P और F के बीच, यही मेन है, ठीक है ना, ये गलत है। जब वस्तु क्या कर रहा है, यहाँ P है, जब वस्तु P और F के बीच यहाँ रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखिए समांतर रेखा एक ले लिए, तो समांतर रेखा ले लिए तो फोकस से होकर एक चला गया, एक पोल से ले लिए तो यहाँ भी ये पोल से ले लिए, ठीक है ना, तो पोल से ले लिए तो यहाँ से ये चला गया। अब ये वाला इधर जा रहा है, ये वाला इधर जा रहा है, दोनों देखिए गैप थोड़ा बड़ा हो रहा है, इधर तो कटेगा नहीं, लेकिन पीछे अगर दोनों को हम मिलाते हैं, इसको यहाँ तो यहाँ पर काट दे रहा है, तो ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। ठीक है, अब प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। जब दर्पण के पीछे बनता है तो इसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, यहाँ देखिए दर्पण के पीछे बना है। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसका आकार तो वस्तु के आकार से बड़ा है, देखिए वस्तु इतना है और ये दर्पण का आकार बड़ा है। इसमें भी एक नोट है, करे प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर हो तो काल्पनिक और सीधा होता है, मतलब प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर रहेगा तो काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी देख लीजिए यहाँ पर, तब उसके बाद न्यूमेरिकल हमारा चलेगा अगला वीडियो में। आवर्धन किसे कहते हैं, मैग्निफिकेशन क्या है, कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है, इसे m से सूचित किया जाता है। m बराबर यही प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब को ऊंचाई को h डैश से सूचित करेंगे, अब वस्तु की ऊंचाई को खाली h से, तो m बराबर फार्मूला होता है h डैश बटा में h, या इसी को एक और फार्मूला होता है न्यूमेरिकल में काम करेगा, m बराबर h डैश बटा में h बराबर माइनस v बटा में u। ठीक है, तो ये हमारा 1 चैप्टर का टोटल फिनिश हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक्स।